24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਅੰਬੈਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਖਿਲ ਕਿਮਟਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ MBBS ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਚ ਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ एंटिसिपेशन करिए कि आने वाले हालात किहो ਜਿਹੇ होंगे। अखिल जी, क्या हाल है आपका? बढ़िया जी। अच्छा, आप पहले ये बताएं कि क्या पढ़ रहे थे आप वहाँ पे, कितने सालों से वहाँ पे हैं और कौन से आप शहर में थे? मैं खारकीव में था। मैं खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मेरा अभी 5th ईयर चल रहा है। और मैं अभी लाइक वैसे पूरा 2.5 साल बाद वापस आया हूँ इंडिया। वैसे MBBS कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ जी, MBBS कर रहा हूँ जी मैं 5th ईयर में। अच्छा, ये बताएं कि आपकी तरह कितने स्टूडेंट हो गए वहाँ पे? खारकीव में 4,000 तक आई गेस। 2 यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जहाँ पे मेडिकल पढ़ते हैं। एक VN कराजीना और एक खारकीव नेशनल, और बाकी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ अभी वहाँ पे छोटे ब्रांचेस खुली है उनकी। एक खारकीव इंटरनेशनल है, एक कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो अभी नई ब्रांचेस है, उसमें भी हज़ार हो गए हैं इतने बच्चे हैं अभी। अखिल जी, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ नहीं है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨਾ ही ਪੈਣਾ? सर लाइक मैंने आपको बताया था, जैसे मैं 23 को भी जो अटैक हुआ था वो 24 को हुआ था, 24 सुबह में। और मैं 23 को भी क्लास गया था। 23 को भी हमारी क्लास थी लाइक नॉर्मल, हम ऐसे टीचर से पूछते हैं जैसे कि टीचर क्या होगा ऐसा, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। 2014 में भी ऐसा हुआ था, तो मतलब ऐसा खारके में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम खारके में पढ़ता था मैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए तो मतलब कोई टेंशन नहीं थी बच्चों में। और लाइक जितना भी मीडिया में भी ऐसे दिखा रहा था, मतलब उम्मीद नहीं सी कि युद्ध लग जाएगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं ऐसा है। लाइक नॉर्मल चल रहा था, बस मैंने टिकट कटवाई थी क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उन्होंने बोला था कि मई और मई नॉट, मतलब जो तुम्हारा 25 तारीख से वो क्लास ऑनलाइन होगा, तो मैंने सोचा कि घर चला जाता हूँ लाइक यहाँ पे ऑनलाइन होगा तो आपकी जो कॉलेज की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने किस दिन आपको बोला कि आप लोग यहाँ से जाइए, इसी में आपकी भलाई है, अभी क्लासेज आगे नहीं होंगी, जहाँ वॉर शुरू हो चुकी है, हम आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते? वो समझ लो जब वॉर होगी स्टार्ट, वो तब उन्होंने ऐसा बोला कि अब तुम्हारी क्लास नहीं होगी। बस उनके यही पोस्ट आया था कि अब तुम्हारी क्लास नहीं है, और वो 13 मार्च से तुम्हारा ऑनलाइन होगा, उन्होंने ऐसा भी उस पर लिखा था। मतलब ये नहीं बताया कि आप लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ अपने देशों को? नहीं, कि क्योंकि जब वार लगती है तो खाना पीना, दूध वगैरह, सब्जी, सारा कुछ बंद हो जाता है ना? हॉस्पिटल वगैरह बंद हो जाते हैं, मेडिसिन बंद हो जाती है, सारा कुछ लॉकडाउन हो जाता है। तो ऐसे हालात सामने आए थे? हाँ जी, लाइक जो बाकी तो जितना भी मॉल है, मान लो कपड़ों की दुकान, जितने भी सारी अगर बाकी है तो वो सब बंद हो गया था। पानी का वहाँ पे ऐसा होता है जैसे ATM मशीन होती है वैसे एक मशीन होती है, तो वहाँ से हम पानी लेते हैं। और वो जो ग्रॉसरी स्टोर है उस पे जब वो स्टार्ट हो गया था अटैक, तो उन्होंने बस वैसा स्टार्ट कर दिया था कि टर्न वाइज जाने, लाइन में लगा के एक एक इंसान को अंदर जाने को, बंदे को दे रहे थे वो। बाकी ग्रॉसरी स्टोर जो था वो खुला था, बट सिचुएशन जैसी है, लोग तो ज़्यादा ज़्यादा सामान उठा रहे हैं, तो मतलब कई बच्चों को मतलब सामान जो उनको चाहिए वो ना मिला। कई वहाँ के नॉर्मल लोगों को भी यही दिक्कतें आ रही थी कि जो नॉर्मल सामान है वो उठा दिया गया था लाइक, क्योंकि सभी भगदड़ में थे। जब फर्स्ट अटैक हुआ उसके बाद क्या चल रहा था मन में, क्या लग रहा था फर्स्ट अटैक कि तो फंस गए हम यहाँ पे? हाँ जी, जैसे मैं मेरे साथ थोड़ा ये हो गया था कि अगर मैं खारकी में ही होता, जैसे मैं 24 में पहुँच गया था सुबह, तो मतलब थोड़ा अपनापन, क्योंकि वो
पूरा पता है क्योंकि मैं 5 साल रहा हूँ वहाँ पे। तो अपना पता है कि सामान कहाँ से लेना है, पानी कहाँ से लेना है, तो ये सब पता था। तो मैं थोड़ा और भी थोड़ा बेगानी सिटी में आ गया था क्योंकि उसका कुछ पता नहीं है कीव में। और ना ही लाइक जो हमारी एक कंपनी जो हमें सपोर्ट करती है बॉब ट्रेड करके, तो वो भी उनका वहाँ पे उतना नहीं था, बट उन्होंने तब भी हमें लाइक फैसिलिटीज़ दी, जैसे हॉस्टल प्रोवाइड किया हमें रहने के लिए। बट जैसे जो सिटी में खारकी में होता वहाँ पे हो काफ़ी रहा था दिखते, सबसे ज़्यादा जितना नुकसान पहुँचा खारकी में, बट वो अपना है मतलब पता है कि कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, तो वो दिखते आई कि में। खाने पीने का कैसे था? क्योंकि दिक्कत तो वो भी आनी थी जब आपका कॉलेज बंद हो गया ना, उन्होंने कह दिया आपको, तो फिर कैसे करते थे सारा कुछ? खाने का तो हमने कीव में जब पहुंचे थे तो कीव में उस वक्त भगदड़ मची थी, सभी लोग अपने लिए फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेने लगे थे, तो हमारे लिए तो हमने भी वैसे ही थोड़े फ्रूट्स उठा लिए, थोड़ा अपना बिस्किट नूडल सब जो जो आसानी से बनने वाला सामान है वो सब उठाया था हमने भी। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਈਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ युद्ध ਛੇਤੀ खत्म हो जाएगा? लाइक ये पहली बार ऐसा था एक्सपीरियंस, तो मतलब उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि मतलब जल्दी निपट जाएगा। ये कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा ही एक दिन का होगा, ऐसे गिरा दिया, तो मतलब सीरियस नहीं थे हम। तो हमने ऐसे सामान लिया था कि ऐसा भी हमने सामान नहीं लिया थोड़ा ज़्यादा सामान कि हम ऐसे फंसने वाले, वो पता नहीं था। हमने सोचा कि कुछ ऐसा सीरियस नहीं है, तो हम थोड़ा सामान ले लिए और फिर हम चले गए थे एक बोगो मॉलेस जहाँ पे हमें रुके थे, उस हॉस्टल के लिए हम चले गए थे फिर। फिर ये बात मन में कब आई कि अब इंडिया जाना ही बेहतर रहेगा, जान बचाने के लिए भी अपने घर वालों के वापस जाएं? ये जब 24 की जैसे रात होने लगी, तो रात के साथ उनके जो अटैक था, शेलिंग था, तो उस वक्त हमें लगा कि अब हम लाइक फंस गए हैं। और फिर हमें वीडियोस भी आने लगी वहाँ से खारकिव से, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग किया था वो खारकिव में किया था, और बाकी भी सिटीज़ है इवानो सब में, वहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट उड़ा दिया था। तो फिर लगा कि हाँ, जितने थे हम बच्चे की अगर हम खारकिव में होते तो ज़्यादा सही होते, क्योंकि जहाँ जिस हॉस्टल में मैं रुका था उस वक्त हमें, वो तो हम बाद में देखे गूगल मैप पे कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे स्टोर्स है जहाँ से हम सामान ले सकते हैं, मेडिसिन सब। बट वो थोड़ा लगा कि अगर या तो खारकी में रहते या फिर वो कि घर चले जाते, कुछ घंटों का फासला रह गया कि मैं पहुंचा था 6 बजे और मेरी फ़्लाइट थी 12 बजे, तो मतलब शायद थोड़ा 6 घंटे बाद होता, निकल जाते, वो सब था उस वक्त मन में। अच्छा, कितने स्टूडेंट थे आपके साथ जब आप वहाँ से निकले? जो मेरी बस थी जिसमें मैं आया तो उसमें 60 बच्चे थे, और बाकी भी बसेस निकली थी उस दिन रात में। नहीं, ये पब्लिक कन्वेंस था कि जहाँ वहाँ की गवर्नमेंट ने आपके लिए प्रबंध किए थे नहीं, कोई? ये अपनी प्राइवेट बसेस जो जाती है, नॉर्मल बसेस अच्छा, जैसे वो हम। चल रही थी, कैब्स वगैरह बसेस वगैरह चल रही थी? हाँ जी, उस वक्त जब मैं टैक्सी में बैठा, ये रात में बैठा था मैं टैक्सी में, तो उन्होंने बोला कि तू अभी कहाँ जा रहा है, टैक्सी में वाले ने, कि यहाँ पे अटैक हो चुका है और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ही रशियन जो आर्मी है वो आ चुकी है। तो उसने बोला कि जो खारकिव एयरपोर्ट है तो वो तो बंद हो चुका है। फिर मैंने बोला मैं कीव से जा रहा हूँ तो मैं अभी बस लूँगा, तो मैं बस स्टेशन पहुँचा। फिर बस स्टेशन से फिर मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया था, और फिर लाइक 4-1 बजे वहाँ के तो मुझे कॉल आता है मेरे ओनर का, जो फ्लैट का मालिक है। तो उन्होंने बोला कि अगर तू घर में है तो घर में रहे, जहाँ भी है तो सेफ रहे। तो उन्होंने मुझे 4 बजे जो सबसे पहले मुझे कॉल आई थी वहाँ के लोकल लोग की आई थी, वो ओनर की, तो उन्होंने बोला कि अपना सेफ्टी का ध्यान रख। मैंने बताया कि मैं कीव जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट शायद से बंद हो गया होगा तो अपना ख्याल रखना, बस ये कॉल है तुमका। तो जब आपने फ़्लाइट लेनी थी, वहाँ तक फिर कैसे पहुँचे? कहाँ से, कौन से एयरपोर्ट से ली? क्योंकि वहाँ तो बंद था खारकिव में। हाँ जी, वो जो सफ़र था वो काफ़ी पूरी उम्र भर याद रहेगा, क्योंकि जितना वो हाँ जी, पैदल जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो एयरपोर्ट से हम 30 से 35 मिनट हम पैदल गए, क्योंकि वो पूरा इलाका उन्होंने कवर कर दिया था पुलिस वालों ने, कि अंदर नहीं जाने दे रहे थे उसमें। फिर हम वहाँ निकले, फिर वहाँ से टैक्सी में जो हमारे बॉब ट्रेड ने वो हॉस्टल बुक करवाया था वहाँ पर तक पहुँचे टैक्सीज में, अपनी प्राइवेट टैक्सीज। फिर जो प्लेन पकड़ा उसके लिए वेट करना पड़ा? कोई इंडियन अथॉरिटीज़ थी वहाँ पे आप लोगों को रिसीव करने के लिए? जितनी भी अथॉरिटीज़ थी वो बॉर्डर के दूसरी और जो दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे एम्बेसी ऑफ हंगरी, जिन्होंने हमें लाइक वहाँ पे सपोर्ट किया, बट जो अंदर थे उस वक्त तो कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, अपने अपने रिस्क पे थे सभी, क्योंकि सिचुएशन ही बहुत टेंस थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंस था माहौल, तो इसलिए कोई मदद का। और वो जो अपनी एम्बेसी ऑफ यूक्रेन, मतलब कि एम्बेसी ऑफ इंडिया जो यूक्रेन में है, उनको भी लाइक वो भी घबरा गए होंगे, क्योंकि बच्चे ही बहुत हैं वहाँ पे इंडियन, मतलब इतने संभालना।
तो कुछ एक बच्चे जैसे हम मैंने बताया कि हम मैं 60 बच्चे थे मेरे बस में, तो उसमें से भी कुछ बच्चे गए थे एम्बेसी में रुकने। कुछ ने डिसाइड किया कि हम हॉस्टल जाएँगे, कुछ ने एम्बेसी में। तो एम्बेसी में भी उन्हें झेलना पड़ा, काफ़ी दिक्कतें आई कि एक बार एम्बेसी ने बोला कि तुम्हारी ट्रेन बुक कर दी है, बट वो जब वहाँ पहुँचे तो उनकी ट्रेन बुक नहीं थी। फिर वो भी हमारे साथ 2 दिन बाद अपने रिस्क पे हम जितने भी बच्चे गए तो हम साथ में गए। हमें ये भी पता नहीं था कौन सी ट्रेन लेनी है, कहाँ जाना है। बस हमने देखा कि जो भी जा रहा हो वह वेस्ट में जा रहा हो, क्योंकि ईस्ट में बुरा हाल था उस वक़्त। उस वक़्त तो बहुत बुरा हाल था, बस हमें वेस्ट में जाना है। और उस वक़्त वो पुतिन ने फिर से डिक्लेयर कर दिया था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स भी अपने निकाल देते, तो हम इसलिए वेस्ट में जाना चाहते थे, जहाँ मर्ज़ी हो वेस्ट। मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई आप लोगों को ढूँढने की, लाने की पहलकदमी कोई नहीं हुई वहाँ पे? ना ही कोई मिला आपको? जितना जिस कॉन्टेक्ट में मैं रहा उसमें तो जी मैं किसी गवर्नमेंट जितना मुझे सपोर्ट मिला वो बॉर्डर के पार से मिला, जब मैं हंगरी पहुंचा। और तब से सपोर्ट मिला, जैसे फ़्लाइट में एकोमोडेशन हो गया वहाँ पे हंगरी में रुकने के लिए, हंगरी में रुकने के लिए खाना हो गया। और उसमें भी हमें लाइक मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जो अपोलो टायर्स थे, उन्होंने हमें एकोमोडेशन और वो खाना दिलवाया था वहाँ पे। फिर जो फ्लाइट से आप आए हो, जो इंडियन अथॉरिटी की अरेंजमेंट थी या आप लोग खुद ही अपने से आए हो, बाय योर ओन? नहीं, वो जो फ़्लाइट्स था वो गवर्नमेंट ने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरेंज किया था वो सब फ़्लाइट्स वहाँ से हंगरी से अपना दिल्ली के लिए। अच्छा, अभी क्या चल रहा है मन में? क्या लग रहा है कि हालात ठीक हो जाएँगे? क्योंकि आपका 5th ईयर था, इसके बाद आपको डिग्री मिलनी थी। बस वही सभी के मन में वही क्वेश्चंस है। कई बच्चे 4th ईयर में हैं, कई 3rd में हैं, क्योंकि अब 3-4 सालें हो चुकी है, कई 6th ईयर में भी है। तो वो टेंशन है कि क्या होगा, क्योंकि अपना जितना भी मेरी एज अभी 23 होगी, जितना भी मेरा सीखा, जो भी मैंने 5 साल हो गए हैं, जितना मैं बड़ा हुआ, उसी सिटी में हुआ हूँ और वहीं पे यूक्रेन में ही हुआ हूँ। तो जितनी यादें हैं, जितना कोर्स है, जितनी पढ़ाई है, सब कुछ वहीं पर है। तो इसलिए वो बहुत है मतलब दिमाग में कि अब क्या होगा वो पता नहीं अब। रहने वाले आप हिमाचल के हो? हाँ जी, मैं हिमाचल में, बट मैं यहाँ पे भी कोचिंग किया था और फिर हिमाचल में कौन सी जगह से? हिमाचल में शिमला से जी। शिमला से। हाँ जी। तो फिर घर वालों से बात वगैरह होती थी जिन दिनों में युद्ध लगा? क्या क्या था? घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था कि जल्दी से आजा छोड़ के? घर वाले तो यही कि निकल जा, और क्या ही कर सकते हैं कि उससे मतलब इतना आसान भी नहीं था निकलना, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। एक बार बगल में जो हमारा हॉस्टल था वो बिल्कुल मेन हाईवे पे था, तो कॉन्वे देखने को मिलता था कि टैंकर्स जा रहे हैं, वो ट्रक्स जा रहे हैं, आर्मी भर भर के जा रही है। सामने ही उन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए थे, और वहाँ पे थोड़े टाइम बाद सिविलियंस भी आ गए, लाइक उनको भी आर्मी में थोड़ा मोराल डाउन होता होगा ना देख के कि ये तो थमने की बजाय बढ़ रहा है। हाँ जी, वो था। और जब हम लोग बंकर में जाते थे सोने, मतलब सो तो नहीं पाते थे, मतलब बैठने जाते थे ताकि रात में वहीं पे अगर कोई सो गया तो मतलब बैठे बैठे सो गया, तो वहीं पे थोड़ा नींद आता था। और बाकी हम दिन में थोड़ा कोशिश करते थे अपने लिए कुछ खाने के लिए, पानी भरने के लिए, तो हम ऊपर आते थे अपना हॉस्टल। तो वहाँ पे भी जो पानी है तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कतें है पानी की, हम पानी को भी गर्म करके पीते थे ताकि जो उसमें। हाँ जी, तो ये सब दिक्कतें आती थी जी। अच्छा, कुछ वीडियो वहाँ पे रिलीज हुए, कुछ लड़कियों ने वीडियो डाले हुए थे कि हमारी कोई सुन नहीं रहा एम्बेसी में, जहाँ जो आर्मी है वो हम पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रही है, एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, मार रही है हमें। कुछ ऐसी बात सामने आई, आपने देखी? एम्बेसी का तो जी मैंने जो आपको बताया कि जो मेरे दोस्त लोग थे, जैसे हम बंटवारा हो गया था कि 60 बच्चे में से 30 एक बच्चे एम्बेसी चले गए, तो वहाँ पे भी एम्बेसी में 400 बच्चे इकट्ठे हो गए थे और बाकी हॉस्टल में रुके थे। तो उनके साथ यही दिक्कत आई थी कि उनको एक बार बोला गया कि तुम्हारी ट्रेन बुक हो गई है, बट वो हुई नहीं थी। फिर उनको दिक्कतें वापस आने में, लाइक बिल्कुल बैरिकेड थे तो फायरिंग चल रही है उसमें भी वो वापस आए, वो उनको थोड़ा झेलना पड़ा। बाकी तो जितना लाइक जो आपने बोला लाइन सब में, उसमें आई गेस जैसे मैं अभी 15 घंटे खड़ा रहा हूँ अपना स्टैंप लगवाने के लिए हंगरी में, मतलब अपने चॉप बॉर्डर पे जो उस में। तो वहाँ पे लाइक अगर जैसे आप लाइन में खड़े हो, वो तो धक्का मुक्की होती है, उस पर अगर लड़ाई हुई होगी तो आई गेस मारपीट हुई होगी इस बात पे। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਖਿਲ ਕਾਮਟਾ जी ਦੇ मदर भी बैठे हैगे ने, उन्होंने गलबात करते हैं। माता जी, बच्चा घर पे आ गया वापस, क्या चल रहा है मन में? मन में यही चल रहा है कि भी बच्चा घर में आ गया, सुरक्षित आ गया महामारी की कृपा से। और भी जब युद्ध शुरू हुआ तो आपकी बात होती रहती थी? हाँ जी, बीच बीच में होती रहती थी। क्या चल रहा था उस वक्त मन में? उस वक्त तो इतना ही था कि भी भगवान की कृपा से बच्चा सेफ आ जाए,
बस इतना ही था। अभी आ गया, फिर अभी भेजोगे आप इसको वापस, क्योंकि कोर्स भी पूरा करना है। अब भेजना, अब इसकी लाइफ का तो सोचना होगा कि सरकार कुछ यहीं पर करे तो बहुत बेटर है, नहीं तो अब क्या कर सकते हैं। सरकार से उम्मीदें थी आपको कि लाएगी वापस? हाँ जी, हाँ जी, ये कोई पूरी गुहार उम्मीद लगाई थी। थी, आप मिले थे? हाँ, गुहार तो क्या, यहीं से गुहार क्या, मीडिया वालों के थ्रू हो रहे थे कि भाई हमारे कोई कुछ तो मदद करो, आगे सरकार तक हमारी बात पहुँचाओ। हमारी सरकार हमारे बच्चों की, इंडियन बच्चों के लिए, एक मेरा बच्चा नहीं था, बहुत सारे बच्चे थे बेचारे, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट थे बच्चे। हाँ जी, आखिर तो वापस आ गया, बाकी अभी बैठे हैं वहाँ पे। बैठे हैं, हाँ जी, उन्हीं की, उन माँओं के भी तो बहुत दिल में होगा कि भाई हमारा बच्चा आना चाहिए। आप बोल दो सरकार से, उन तक आवाज़ तो चली जाएगी। बस यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी उनके लिए कुछ अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया जाए कि ताकि बच्चे सेफ घर आ जाए, और इनकी लाइफ के लिए भी सोचा जाए कि भाई ताकि इन्होंने, कोई 6th ईयर का है, कोई 5th ईयर्स का है, इन्होंने इतनी मेहनत की है वहाँ पर, इसलिए कुछ सरकार बहुत बड़ा कदम उठाए कि ताकि इनको आगे पढ़ाई एजुकेशन की जारी रहे। ਸੋ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ 5th ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ 4th ਈਅਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।